हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था कि जो है गुप्त काल की जो सामाजिक स्थिति, जिसमें से मैं गुप्त काल की जो महिलाओं की स्थिति के बारे में चर्चा नहीं किए थे, लेकिन आज जो है इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। गुप्त काल की जो महिलाओं यानी स्त्रियों की स्थिति क्या थी। गुप्त काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी, गुप्त काल में जो देखते हैं कला और साहित्य में जो है महिलाओं का जो बहुत ही आदर्शमय चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यहाँ तक देखते हैं कि व्यवहारिक रूप से उसकी स्थिति पहले की अपेक्षा दयनीय हो गई थी। इस समय क्यों दयनीय? क्योंकि बाल विवाह का प्रचलन था। सामान्यतः हम देखते हैं कि 12 या 13 वर्ष में जो है लड़कियों की शादी कर दी जाता था। यहाँ तक देखते हैं कि वाग्वलक की स्मृति में जो है लड़कियों को जो उपनयन और विद्या का अध्ययन करने का जो है निषेध जो है किया गया है, वो इस स्मृति में देखने को मिलती है। यहाँ तक हम देखते हैं कि कालिदास का जो है ग्रंथों में मृच्छकटिकम, कामसूत्र, ये सब साहित्यों में देखते हैं महिलाओं की स्थिति में बहुत ही अच्छे तरीके से जो है दर्शाया गया है। और यहाँ तक देखते हैं कि लेकिन वास्तविक रूप से ये बहुत ही अलग थी। जहाँ तक जो है इन ग्रंथों में महिलाओं के बारे में जो है बहुत ही बखान किया गया है, लेकिन वास्तविक इससे कुछ अलग ही थी। महिलाओं की स्थिति के बारे में हम देखते हैं कि सबसे पहले यानी महिलाओं यानी स्त्रियों की स्थिति में, महिलाओं की स्थिति में हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या देखते हैं कि बाल विवाह था। उस समय क्या था? बाल विवाह। और यह जो समानता हम देखते हैं कि इस समय समानता 12 या 13 वर्षों में जो है वर्षों में की जाती थी लड़कियों की। यहाँ तक हम देखते हैं कि जो ये स्त्रियों की स्थिति श्रेष्ठ नहीं थी इस समय, यानी स्त्रियों की स्थिति श्रेष्ठ नहीं थी, क्योंकि ये बहुत सारे से चीजें आ गई। अनुलोम प्रतिलोम विवाह जब आ गई तो उस समय स्त्रियों की स्थिति बहुत ही श्रेष्ठ नहीं रह गई थी। यहाँ तक हम देखते हैं कि संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था इन लोगों का, यानी संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था। यहाँ तक हम देखते हैं कि इस समय में कि स्मृति ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है कि जितना नारी जितना पुरुष के नियंत्रण में रहे उतनी ही श्रेष्ठ होती है। इस तरह से जो है स्मृति ग्रंथों में लिखा है। यहाँ तक हम देखते हैं कि जो है स्त्री धन पर अधिकार था। संपत्ति का अधिकार तो प्राप्त नहीं था, लेकिन स्त्री धन पर अधिकार प्राप्त था। यानी स्त्री धन का तात्पर्य हुआ कि जिस समय विवाह होती थी, जो उस समय उपहार के रूप में जो ले आती थी, उसी को स्त्री धन हम कहते हैं। तो ये स्त्री धन पर अधिकार था। नारी का मुख्य कार्य क्या था? इस समय नारी का कार्य मुख्य था पति की सेवा करना। इस तरह से कुछ ऐसे बताया गया कि पति की सेवा करना ही मुख्य कार्य करना था। लेकिन याज्ञवल्क्य स्मृति में, नारद स्मृति में, यहाँ तक कि जो बृहस्पति स्मृति में जो दिखाया गया है कि पत्नी और पुत्री को संपत्ति का उत्तराधिकारी कहा गया है। यहाँ तक कि विधवा विवाह का भी जो है आलोचना किया गया है। पर्दा प्रथा थी इस समय। क्या है? पर्दा प्रथा थी। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इस समय उतना नहीं थी, लेकिन कालिदास के जो एक ग्रंथ है अभिज्ञान शकुंतलम, उसमें एक शब्द आया है। इसका एक शब्द आया है अवगुंठन शब्द एक आया है। तो ये अवगुंठन शब्द का तात्पर्य यही है कि प्रयोग किया गया है। इससे प्रतीत यही होता है कि इस समय संभ्रांत परिवार या समृद्धशाली परिवार की जो महिलाएं होती थी, उन लोगों के द्वारा जो है पर्दा की जाती थी। तो ये हमारा कालिदास के जो है ये हमारा जो अभिज्ञान शकुंतलम में इस तरह से दिखाया गया। यहाँ तक कि नारियों को जो है दासी बनाई जाती थी, यानी नारियों को यानी स्त्रियों को दासी बनाई जाती थी। यहाँ एक और देखते हैं कि देवदासी प्रथा प्रचलित थी। इस समय क्योंकि ये प्रचलित थी, क्योंकि इस समय के पीरियड में देखते हैं कि देवदासी प्रथा बहुत ही प्रचलित था। क्योंकि कालिदास के एक ग्रंथ है, कालिदास के एक ग्रंथ है मेघदूत से पता चलता है कि यहाँ पर जो है उज्जैन के एक महाकाल मंदिर में, यानी उज्जैन के एक महाकाल मंदिर है,
उसी मंदिर में हम देखते हैं कि जो है देवदासी रहते थे, यानी देवदासी जो महिलाएं को रखी जाती थी इसमें। यहाँ हम देखते हैं कि इस समय देवदासियों की चर्चा की गई है, और साथ साथ देखते हैं एक और है देवदासी प्रथा का प्रथम अभिसाक्ष्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देवदासी प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, यानी देवदासी प्रथा का प्रथम साक्ष्य जो देखने को मिलता है वह है कहाँ, बनारस के पास एक जगह है, बनारस की जगह एक है रामगढ़। ये रामगढ़ में, और वहीं पर जो है यह जो है एक गुफा अभिलेख है, एक गुफा लेख है। ये अशोक के काल के बाद का ही घटना है कि बनारस के पास जो है एक प्रथम जो है, ये बनारस के पास ही जो है एक रामगढ़ एक जगह है, और ये वहीं पर जो है एक गुफा एक अभिलेख है, वहीं से हमें पता चलता है कि ये हमारा जो है देवदासी प्रथा का प्रथम साक्ष्य। और देवदासी प्रथा का प्रचलित जो देखने को मिलता है कालिदास के मेघदूतम जो ग्रंथों में उज्जैन के महाकाल एक मंदिर है, और उसी मंदिर में देवदासियों की चर्चा की गई है, यानी इस समय। तो एक और हम देखते हैं इसमें एक महत्वपूर्ण और है कि सती प्रथा का सब लोग जानते होंगे। सती प्रथा का जो है अभिलेखीय साक्ष्य ये हमारा है भानुगुप्त का एरन अभिलेख है। ये 510 ईस्वी का जो है ये प्रथम अभिलेख। सती प्रथा का प्रचलन देखने को मिलती है, लेकिन यह एक ही दूसरी देखने को मिलती है, ऐसा नहीं कि जो है ये पूरा प्रचलित थी, लेकिन सती प्रथा का अभिलेख साक्ष्य पहला हमारे भारतीय इतिहास में देखने को मिलती है। इसी तरह देखते हैं शिक्षा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण था इस समय हमारा। शिक्षा भी जो था हमारा, शिक्षित नारी की चर्चा कम है यहाँ पर, क्योंकि नारी शिक्षा कम थी, यानी बहुत ही कम थी, क्योंकि सम्राट परिवार के जितने थे वही लोग जो है नारी अपने शिक्षा प्राप्त करते थे। स्त्री शिक्षा का विवरण मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, यानी स्त्री शिक्षा का विवरण मिलता है। यहाँ तक हम देखते हैं कि इसमें साथ साथ देखते हैं कि उन दार्शनिक, चिकित्सक, शिक्षक कम देखने को मिलती है। इसका कारण यही है कि जो सम्राट परिवार के जितने भी महिला या लड़कियां होती थी उन लोग शिक्षा अच्छे तरह से प्राप्त करती थी, जिससे जो है दार्शनिक, चिकित्सक और शिक्षक भी जो है बनते थे। एक और हम देखते हैं इसमें वेश्यावृत्ति के बारे में चर्चा करते हैं कि वेश्यावृत्ति इस समय था कि नहीं, क्योंकि था इस समय वेश्यावृत्ति बहुत ही प्रचलित थी, इस समय वेश्यावृत्ति थी, यानी वेश्यावृत्ति थी। और इसके साथ साथ देखते हैं कि क्या थी, वेश्याओं की स्थिति बेहतर थी, यानी स्थिति जो है बेहतर थी, यानी कहने का मतलब बहुत ही धन संपन्न थी इन लोग, क्योंकि शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त था इन लोग शिक्षा भी प्राप्त करते थे और प्रशिक्षण प्राप्त था। शिक्षा और साथ साथ देखते हैं प्रशिक्षण भी प्राप्त था। यहाँ तक हम देखते हैं कि इस समय जो है वेश्याओं का उल्लेख गुप्त साहित्य में बहुत ही प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। एक गुप्त काल में एक ग्रंथ है कामसूत्र ग्रंथ है। इसमें जो दो प्रकार की जो है, यानी दो प्रकार की वेश्यावृत्ति का चर्चा किया गया है। वेश्यावृत्ति जो है दो प्रकार की वेश्यावृत्ति जो है उल्लेख किया गया है, वेश्यावृत्ति का उल्लेख किया गया है। ये दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला हम देखते हैं एक गणिका, और दूसरा जो देखते हैं गणिका रूपा जीवा। तो ये गणिका रूपा जीवा जो है समाज में ये हमारा जो है वेश्यावृत्ति का कार्य करते थे, लेकिन ये प्रशिक्षण प्राप्त थे। गणिका क्या था? प्रशिक्षण प्राप्त था। ये भी हमारा प्रशिक्षण प्राप्त था, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी। इसलिए गणिकाओं में जो है शासकों संविधान मिलता था। गणिकाओं को जो है
शासकों से अनुदान मिलता था, शासकों से अनुदान मिलता था। और यहाँ तक कि जो है शासकों के जो है देख रेख यानी प्रशासन में भागीदारी था, यानी इन्हें प्रशासन में भागीदारी था ही थे। लेकिन रूपा जीवा जो था वह प्रशिक्षित हुआ करती थी, लेकिन ये सामान्य घरों से हुआ करती थी, ये सामान्य घरों की होती थी, घरों की होती थी। कहने का तात्पर्य हुआ ये कामसूत्र जो ग्रंथों में दो प्रकार के वेश्यावृत्ति को उल्लेख किया गया, गणिका और रूपा जीवा। गणिका में क्या था, प्रशिक्षण प्राप्त था, ये भी प्रशिक्षित हुआ करते थे हमारे रूपा जीवा। लेकिन ये गणिका जो था शासकों से अनुदान मिलता था, उसी से जीवन निर्वाह होता था, धन संपन्न भी हुआ करता था। यहाँ तक कि प्रशासन में भागीदारी भी का भूमिका भी निभाती थी ये हमारी गणिका। लेकिन रूपा जीवा क्या करती थी, स्वतंत्र रूप से वेश्या का कार्य करती थी। सामान्य घरों में की स्त्रियां ये प्राय हुआ करती थी, ये भी प्रशिक्षित हुआ करती थी। गणिका जो था विवाह करके जो सामान्य जीवन बिता सकती थी, इसके लिए ना कोई उसे विशेष प्रशंसा की जरूरत था और ना किसी घृणा होती थी उसे। इनके अपने जीवन के जो है अंग के रूप में स्वीकार कर लिया गया था, क्योंकि ये जो गणिका था ये जीवन के अंग के रूप में जो है अंगीकार कर स्वीकार कर लिया गया था। इस समय गणिकाओं की स्थिति बहुत बुरी नहीं थी, एक तरह से कह सकते हैं कि जो है इनकी बेहतर स्थिति थी। इसी प्रकार हम देखते हैं विवाह के बारे में। विवाह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये महिलाओं की स्थिति विवाह भी जो है एक महत्वपूर्ण है, जो हमारा समाज के एक संस्कार के रूप में है विवाह। और ये स्त्रियों के बारे में जो विवाह है वह कह सकते हैं 8 प्रकार का विवाह प्रचलित थी। इसमें 8 प्रकार की विवाह जो है प्रचलित थी, इस समय प्रचलित थी 8 प्रकार की। इसमें एक और देखते हैं कि इस समय स्वयंवर प्रथा भी प्रचलित थी, बहुत ही फेमस थी। इस समय स्वयंवर प्रथा प्रचलित थी, इस समय स्वयंवर प्रथा। और इस तरह से देखते हैं कि जो दहेज प्रथा का भी प्रचलन शुरू हो चुका था, यानी दहेज प्रथा का प्रचलन हो गया था। मतलब कि दहेज प्रथा का प्रचलन भी जो है आ चुका था इस समय। और यहाँ एक देखते हैं, क्या देखते हैं कि इसे कोई मतलब गलत नहीं माना जाता था। दहेज प्रथा का जो है जो दहेज के रूप में लिया जाता था। कहने का तात्पर्य कि ऐसी धन और संपन्न ऐसा नहीं कि बहुत सारा धन ले लिया जाता था, ऐसा नहीं होती थी। इसलिए दहेज प्रथा का प्रचलन आ चुका था, लेकिन गलत नहीं माना जाता था। यहाँ एक और देखते थे कि माता पिता द्वारा जो सम्मति से होता था, सम्मति से जो विवाह होती थी वह जो है सर्वोत्तम माना जाता था। यहाँ एक और देखते हैं कि इस समय जो है अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह प्रचलित हो गई थी। क्या है, अनुलोम विवाह और एक प्रतिलोम विवाह प्रचलित हो गई थी। अनुलोम विवाह प्रतिलोम यानी गुप्त और गुप्तोत्तर काल, इसी समय हम देखते हैं कि जो है मौर्योत्तर काल के अंतर्गत यानी गुप्त काल में ही जो है ये अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह आ चुकी थी। एक और था कि विधवाओं की अपेक्षा विधवाओं से जो विधवा विवाह भी बहुत ही निंदनीय माना जाता था एक तरह से। लेकिन जो है विधवाओं से अपेक्षा की जाती थी कि ब्रह्मचर्य का जो है पालन करे और अपना जीवन व्यतीत करे। विधवा विवाह की तीव्र आलोचना भी की गई है, बहुत ही जो है कठोरतम जो है निर्देश भी था इन लोगों के लिए। हम चलते हैं अनुलोम विवाह। ये अनुलोम विवाह क्या थी, यानी उच्च वर्ण के लड़का और निम्न वर्ण के लड़की, और यही इसका जस्ट उल्टा उच्च वर्ण के लड़की और निम्न वर्ण के लड़का, यानी इसका जस्ट उल्टा यही था। उच्च वर्ण के लड़का और निम्न वर्ण के जो है लड़की, और उच्च वर्ण की लड़की और निम्न वर्ण का लड़का, यही अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह जो है प्रचलित हो चुकी थी। क्योंकि ये हम देखते हैं बहुत सारे इसी से देखते हैं बहुत सारे जातियों का भी जो है उद्भव हुआ। जैसे ब्राह्मण और वैश्य से शादी हुआ, जैसे ब्राह्मण प्लस वैश्य से जो शादी हुआ, उससे जो विवाह से जो हुआ, उससे क्या हुआ कि उससे जो निकला जो है अम्बष्ट कहलाया।
अंबष्ट कहलाया। उसी तरह ब्राह्मण और शूद्र, ब्राह्मण और शूद्र जो हुआ वह क्या कहलाया, वह भी जो है निषाद कहलाया, निषाद कहलाया। उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय और वैश्य, क्षत्रिय वैश्य जो विवाह हुई उससे जो निकला जाति के रूप में वह है पासर, पासर निकला। उसी तरह क्षत्रिय और शूद्र, ये क्या निकला, यानी अंबष्ट, निषाद, पाशर्व, उसके बाद जो उग्र, उसके बाद जो है वैश्य और शूद्र से, वैश्य और शूद्र से जो हुआ उत्पन्न, वैश्य लड़का और शूद्र लड़की से जो विवाह हुई वह क्या कहलाया, वह जो है वेण्य कहलाया, वेण्य कहलाया। यानी इस तरह से जो है इसी तरह उच्च वर्ण की जो है लड़की और निम्न वर्ण की लड़का से जो विवाह हुई, यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय से, ब्राह्मण प्लस क्षत्रिय से जो उत्पन्न हुई वह क्या कहलाया, वह जो है शुद्ध कहलाया, शुद्ध कहलाया। उसी तरह ब्राह्मण प्लस वैश्य, ब्राह्मण जो है और वैश्य जो है लड़की से जो विवाह हुई वह क्या है, वेदेहक, वेदेहक कहलाया। उसी तरह जो है ब्राह्मण लड़का और शूद्र लड़की जो हुई वह जो क्या है कि शुद्ध, वेदेहक और उसके बाद मागध, इसको क्या है मागध, मागध हुआ। उसी तरह जो है क्षत्रिय का, क्षत्रिय और वैश्य जो हुआ वह है शुद्ध, वेदेहक, मागध है। चंडाल, इसको क्या होते हैं चंडाल। इसी तरह जो है क्षत्रिय और शूद्र, क्षत्रिय और शूद्र से जो हुआ वह चंडाल, 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 चंडाल छत्ता, छत्ता कहलाया। उसी तरह जो है वैश्य और शूद्र से, वैश्य शूद्र से जो कहलाया अवगव, आयोगव कहलाया। तो ये इस तरह से देखते हैं अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह का जो है जातियों के रूप में जो है विभाजित हुआ। यानी जब प्रतिलोम विवाह और अनुलोम विवाह से जो है क्या उत्पन्न जो संतान आगे चलकर जाति के रूप में कई रूप में जो उभरे, यानी बहुत सारे जातियों के रूप में उभरे और इन्होंने अलग अलग पेशा को अपना लिया। इस तरह से वर्ण संकर से, यानी इस तरह से वर्ण संकर से संतान को जो माता पिता दोनों से जो है निम्नतम दर्जा का जो है प्रदान किया गया। इस तरह से जितने भी माता पिता से जो जन्म हुए वह क्या हुआ कि दोनों जो है माता पिता से निम्नतम जो है दर्जा प्रदान किया गया है इस समय। तो यह था हमारा अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। तो इस तरह से देखते हैं कि जो गुप्त काल की जो है स्त्रियों की स्थिति ऐसी थी। अगला वीडियो में जो है बताने का प्रयास करेंगे गुप्त काल की जो है शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।